संजना सोसाइटी के गेट पर अन्य महिलाओं के साथ खड़ी थी। माँओं और स्कूल जाने वाले बच्चों का मेला सा लगा था। संजना भी अपनी 11 वर्षीय बेटी मिनी का हाथ पकड़े खड़ी थी। स्कूल बस आने वाली थी। सभी महिलाएं संजना को जिन नजरों से देख रही थी, उन नजरों की भाषा से संजना भली भांति परिचित थी। सबकी निगाहें हमेशा की तरह यही कह रही थी कि हाय बेचारी। निगाहों का ये संदेश पाकर संजना को हमेशा मन ही मन हंसी आती। सब उसे रोज ऊपर से नीचे तक कई बार देखती। उसके लेटेस्ट हेयर स्टाइल, बया फिगर और आधुनिक कपड़ों की खूब प्रशंसा करती, लेकिन आंखों में वही हाय बेचारी के भाव। स्कूल बस आ गई तो माँओं का अपने अपने बच्चे को फ्लाइंग किस करने, आई लव यू बेटा, बाय बेटा, टेक केयर कहने का सिलसिला शुरू हो गया। संजना ने भी मिनी को किस किया और मिनी बस में चढ़ गई। जब तक बस दिखती रही, संजना वहीं खड़ी रही, फिर अपने फ्लैट की ओर चल दी। 11 बज रहे थे। मिनी का स्कूल 12 से 6 बजे तक था। सारे काम करने के लिए मेड आ गई। 12 बजे तक संजना फ्री हो चुकी थी। उसने घड़ी देखी, 1 बजे अमित, उसका लेटेस्ट बॉयफ्रेंड आने वाला था। उसने सोचा 1 घंटा आराम कर ले, फिर अमित के साथ लंच करके। इसके आगे की सोचकर ही संजना के शरीर में मादक सी लहर दौड़ गई। आज 4 बजे उसकी किट्टी पार्टी भी है। अमित को भेजकर वो किट्टी पार्टी में चली जाएगी। बेड पर लेटकर संजना की आंखों के सामने बीते दिन किसी चलचित्र की तरह घूम गए। संजना 21 साल की थी जब वो विनोद से एक पार्टी में मिली थी। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों ही सुंदर, स्मार्ट और आकर्षक थे। विनोद बेंगलुरु से मुंबई अपने बिजनेस के किसी काम से आया था। मिलने के 6 महीने बाद ही संजना ने विजातीय विनोद से प्रेम विवाह कर लिया। दोनों के माता पिता इस विवाह के खिलाफ थे। संजना के माता पिता जो अंधेरी, मुंबई में रहते थे, उन्होंने उससे संबंध तोड़ लिए। उसकी छोटी बहन रिया कभी कभी उससे फोन पर बात कर लेती थी। संजना विनोद के साथ बेंगलुरु चली गई। विनोद के माता पिता भी संजना को बहू मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे। संजना को याद आ रहा था कि उसने अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बनने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बेहद कट्टरपंथी ससुराल में रहना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन विनोद ने ही कह दिया, संजना, ऐसा करता हूँ कि अलग घर ले लेता हूँ। घर में रोज रोज का कलह अच्छा नहीं लगता। संजना को इसमें भला क्या आपत्ति हो सकती थी। वो तैयार हो गई। विनोद ने एक फ्लैट ले लिया। अब संजना खुश थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकी। उसने नोट किया, विनोद उसके साथ बस रात को सोने ही आता है, सुबह अपने घर चला जाता है। एक दिन वह झंझला गई, बोली, ये क्या चल रहा है, यहाँ बस सोने आते हो, अब यही तो हमारा घर है। वहाँ मेरे माता पिता, भाई बहन हैं, उन्हें छोड़ दूं? विनोद ने चिढ़कर पूछा। मैं उन्हें छोड़ने के लिए कहाँ कह रही हूँ, रोज मिलने जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ अपनी पत्नी के पास तुम चोरों की तरह आ रहे हो, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। विनोद गर्दन झटक कर चला गया। संजना को कुछ समझ नहीं आया। ये तो वो देख ही चुकी थी कि विनोद एक बहुत धनी बिजनेसमैन का बेटा है। उनका बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस था। पूरा दिन अकेली रहने पर संजना बोर होने लगी थी। सुबह नाश्ते से डिनर तक वह अकेली होती थी। विनोद ने मेड का भी इंतजाम कर दिया था। 1 साल बीत रहा था। संजना अब गर्भवती थी। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। उसने ये खुशखबरी विनोद को सुनाई तो उसने कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। 2 दिन बाद रात को आकर कहने लगा, मैंने माँ को ये खबर सुनाई। संजना ने चहक कर पूछा, वे खुश हुई? विनोद ने तटस्थ भाव से कहा, माँ ने कहा कि इस हालत में तुम्हारा अपने माता पिता के पास जाना ज्यादा ठीक रहेगा। संजना को जैसे धक्का लगा। वो भड़क उठी, मैं क्यों जाऊं कहीं? मैंने सबको छोड़कर तुम्हें अपनाया है, सब मुझसे नाराज हैं। लेकिन मम्मी पापा अब भी तुम्हें अपनाने को तैयार नहीं हैं। तुम तो हो ना मेरे साथ, मुझे प्यार करते हो ना, फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं है। विनोद ने थोड़ा अटकते हुए कहा, वो तो ठीक है, पर मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। ये बात अब याद आ रही है मेरे जीवन से खेलकर। संजना चिल्ला पड़ी। विनोद ने धीमे स्वर में कहा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, यही ठीक लगा कि तुम मुंबई चली जाओ, मैं आता रहूंगा। मैं क्यों जाऊं कहीं, मैं यहीं रहूंगी और अपने होने वाले बच्चे को पूरा हक दिलवाऊंगी। रात भर संजना और विनोद में कहासुनी होती रही। सुबह विनोद चला गया। अगले कुछ दिनों में विनोद के कुछ रिश्तेदारों से उसे उड़ती उड़ती खबर मिली कि विनोद के घर वाले उस पर दूसरा विवाह करने का दबाव डाल रहे हैं और संजना को तलाक दिलवाना चाहते हैं। संजना को अपनी दुनिया उजड़ती लगी। वो पूरा दिन फूट फूट कर रोती रही। पड़ोसिन मालती आंटी उसकी पूरी स्थिति से परिचित थी, अतः उन्होंने उसे बहुत कुछ समझाया। तब संजना ने खुद को संभाला।
अपने आंसू पोंछे, गर्भस्थ संतान को मन ही मन प्यार किया। अब वो और तरह सोच रही थी कि अगर विनोद और उसका परिवार इस विवाह के बंधन को खेल समझ रहा है तो वो क्यों रोते हुए जिए, क्यों वो एक कमजोर पुरुष के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो। वो आधुनिक लड़की है, अतः कमजोर और बेबस होकर नहीं जिएगी। कल उसकी संतान इस दुनिया में जन्म ले लेगी, तब वो उसके साथ जी लेगी। अब आगे क्या करना है, संजना ने ये भी उसी समय सोच लिया। वो बस ग्रेजुएट थी, उसे कोई बहुत बड़ी नौकरी मिलने से रही, ये भी वह जानती थी। अगली रात जब विनोद आया तो संजना ने कहा था, मैं मुंबई जाने के लिए तैयार हूँ। विनोद उसका मुंह देखता रह गया। संजना ने कहा, तुम मुझे मेरे नाम से वहाँ एक फ्लैट ले दो। हाँ, ये तो हो जाएगा, मैं भी आता रहूंगा। संजना व्यंग्यपूर्वक हंसी, और घर का खर्च? मैं हर महीने 25-30 हजार तुम्हारे खाते में डाल दिया करूंगा और जरूरत हुआ करेगी तो और दे दिया करूंगा। तुम्हें कतई परेशानी नहीं होगी। बस मैं अपने परिवार से अलग कुछ कर नहीं सकता, यह मेरी मजबूरी है। तुम रहो अपने परिवार के साथ, जितनी जल्दी हो सके मेरा मुंबई में रहने का अच्छा सा प्रबंध कर दो। विनोद ने उसे बाहों में भरने की कोशिश की तो संजना ने उसकी बाहें झटक दी। कहा, तुम्हारे अब तक के प्यार को समझने में मुझसे जो भूल हुई है, पहले उससे तो उबर लूं। एक बात याद रखना, अगर मुझे या मेरे बच्चे को पैसे की तंगी हुई तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट लूंगी। संजना जानती थी कि विनोद के परिवार को अपनी इज्जत जान से ज्यादा प्यारी है। समाज में एक नाम, इज्जत थी उनकी। नहीं, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी, विनोद तुरंत बोला। विनोद का बिजनेस के सिलसिले में मुंबई चक्कर लगता रहता था। उसने 1 महीने के अंदर मुलुंड की एक अच्छी सोसाइटी में एक बेडरूम सेट खरीदकर संजना के नाम कर दिया। मन ही मन वह दुखी और शर्मिंदा तो था। परिवार के दबाव के चलते उसने संजना के साथ अच्छा नहीं किया था, लेकिन परिवार की बात न मानने पर उसे सारी संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा, यह वो अच्छी तरह जानता था। खुद को पूरी हिम्मत से संभाल कर संजना मुंबई के इस फ्लैट में आ गई। रिया उसके संपर्क में रहती थी, उसे पूरी बात पता थी। जब रिया ने अपने मम्मी पापा को ये बात बताई तो नाराजगी भूल उन्होंने आकर संजना को गले लगा लिया। तय समय पर संजना ने स्वस्थ सुंदर मिनी को जन्म दिया। संजना मिनी का चेहरा देख खिल उठी थी। विनोद और संजना की फोन पर बातचीत होती रहती थी। वो खबर पाते ही मिनी को देखने चला आया। सारा काम संजना की मम्मी ने संभाला था। उसके मम्मी पापा विनोद से खींचे खींचे ही रहे। विनोद 2 दिन में संजना के हाथ में भारी रकम रखकर चला गया। संजना ने कोई नाराजगी नहीं दिखाई। मिनी 2 महीने की हो गई तो संजना ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी अब आप घर लौट जाओ, अब मैं मिनी को देख लूंगी। लेकिन तू अकेली कैसे? नहीं मम्मी, मैं सब कर लूंगी, मुझे अपनी लाइफ खुद संभालने दो, संजना बीच में ही बोली। संजना के चेहरे पर छाए आत्मविश्वास को देखकर अंजना भी कुछ कह नहीं सकी और बेटी को बहुत सी हिदायतें देकर अपने घर लौट गई। संजना ने बखूबी मिनी को संभाल लिया था। उसी को देखकर उसके रायदिंग करते, सुंदर और आकर्षक तो वो थी ही, उस पर बेहतरीन रख रखाव, बेहद मॉडर्न कपड़े, यत्न से संवारा रूप रंग, तभी तो भीड़ में भी वो अलग दिखती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 2-3 महीनों में विनोद आता तो शारीरिक जरूरत की पूर्ति के चलते विनोद का सामीप्य, एक पुरुष और स्त्री का नैसर्गिक संबंध दोनों को एक दूसरे के करीब ले आता और फिर दोनों अभी पति पत्नी तो थे ही, पास पड़ोस में भी सबको यही लगता कि बेचारी बच्ची के साथ अकेली रहती है। संजना ने सबको यही बताया था कि उसके पति की टूरिंग जॉब है, उन्हें अक्सर विदेश जाना पड़ता है। मिनी 1 साल की हो रही थी। बेंगलुरु की एक परिचिता ने संजना को बताया था कि विनोद दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गया है। सुनकर संजना के तन बदन में आग लग गई। फिर उसने ठंडे दिमाग से सोचा, वो विनोद पर आर्थिक रूप से निर्भर थी, वो ताव में आकर अपना नुकसान नहीं कर सकती थी। अतः उसने विनोद से कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन कानूनन आज भी मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरा और मिनी का खर्च हमेशा तुम ही उठाओगे, मैं भी अब कुछ भी करूँ, तुम्हें बोलने का हक नहीं होगा। विनोद ने तो जान छूटी, सोचकर झट से कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं भी मिलने आता रहूंगा। मिलने में मुझे अब कोई रुचि नहीं रहेगी। मिनी के प्रति कोई फर्ज महसूस हो तो उससे मिलने आ जाना। और उसी क्षण संजना ने अकेली और उदास रहकर नहीं, बल्कि आनंद पूर्वक जीने का निश्चय कर लिया। मिनी को वो माँ और पिता दोनों का प्यार देती, उसकी हर जिम्मेदारी मन से पूरा कर रही थी। सुजय उसकी सहेली निशा का छोटा भाई था। वो संजना के मादक सौंदर्य के आकर्षण से बच नहीं पाया। कभी मिनी से मिलने तो कभी किसी और बहाने आने लगा तो संजना मन ही मन मुस्करा उठी। उसने सुजय को बड़ी अदाओं से बढ़ावा दिया और फिर दोनों एक दूसरे में खो गए।
एमबीए करने के बाद वो जॉब की तलाश में था। मिनी के स्कूल जाने के बाद वो संजना के पास पहुंच जाता और संजना का पुरुष स्पर्श को तरसता मन उसकी चाहत में डूब डूब जाता। सुजय उससे विवाह करने के लिए भी तैयार था, लेकिन अब संजना विवाह के नाम से ही दूर भागती। हाथ में भरपूर पैसा, मनचाहा जीवन, न पति का कोई काम, न कोई रोकने टोकने वाला। उसे अब अपने आजाद जीवन में कोई अड़चन नहीं चाहिए थी। सुजय को दिल्ली से जॉब का बुलावा आया तो वो उदास मन से चला गया और संजना सिर झटक कर जीवन में आगे बढ़ गई। वो अपने मम्मी पापा और बहन से फोन पर संपर्क में रहती ही थी। मिनी की छुट्टियों में आना जाना भी लगा रहता था। विनोद आज भी फोन पर हालचाल लेता रहता था। अब भी मुंबई आने पर मिलने जरूर आता था, बस अब मेहमान की तरह आता था, मेहमान की तरह चला जाता था। मिनी को अभी संजना ने बहला दिया था। समझदार होने पर वो अपनी बेटी को सब साफ साफ समझा देगी, यह वो सोच चुकी थी। विनोद के मन में आज भी अपराध बोध था। बेचारी कैसे जीती है अकेली, लेकिन संजना कैसे जी रही है यह उसे बताने वाला कोई नहीं था। वो दूसरा विवाह कर चुका था और अब एक बेटे का पिता भी बन चुका था। संजना सब जानती थी, लेकिन विनोद के पैसे पर ही उसे मौज करनी थी, इसलिए वो गंभीर बनी रहती थी। फिर उसके जीवन में आए डॉक्टर नीरज। वे चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने एक बार मिनी को तेज बुखार होने पर उसका इलाज किया था। वे भी संजना के आकर्षण में बंधे एक दिन मिनी को देखने के बहाने उसके घर जा पहुंचे और फिर 2 साल संजना और उनका प्रेम प्रसंग चला। वे तलाकशुदा थे। वे भी संजना के साथ विवाह करना चाहते थे, पर संजना उनके साथ शारीरिक रूप से तो जुड़ी, लेकिन विवाह तो अब उसे करना नहीं था। अंत में संजना के साफ साफ मना करने पर उन्होंने अन्यत्र विवाह कर लिया। अब संजना की दोपहरें अमित के साथ बीत रही थी। अमित कॉल सेंटर में काम करता था। उसकी अक्सर नाइट शिफ्ट होती थी। अमित से संजना मिनी के स्कूल में मिली थी। वो मिनी की क्लास में पढ़ रहे सुधांशु का चाचा था। सुधांशु के माता पिता दोनों कामकाजी थे, इसलिए पीटीएम में अक्सर अमित ही आता था। अमित से 2-4 मुलाकातें होने पर ही संजना को वो अच्छा लगने लगा था। फिर उनकी धीरे धीरे अंतरंगता बढ़ती गई। अब अमित के इंतजार में अतीत की स्मृतियों में डूबते उतरते डोरबेल बजने पर ही उसकी तंद्रा भंग हुई। अमित ने आते ही उसे बाहों में भर लिया। संजना ने अपनी मादक हंसी बिखेरते हुए कहा, अरे पहले फ्रेश तो हो जाओ, लंच तो कर लो, सब बाद में। कहते हुए अमित संजना को गोद में उठाकर बेड पर ले गया। संजना भी उसकी बाहों में समाती चली गई। भावनाओं का ज्वार जब थमा तो दोनों काफी देर लेटकर हसीन जाग करते रहे। फिर लंच करते हुए संजना ने कहा, आज मेरी किट्टी पार्टी है। अच्छा, कब निकलोगी? 4 बजे। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम भी तैयारी करो, अमित बोला। कल से मिनी की गर्मी की छुट्टियां हैं। हम फिलहाल नहीं मिलेंगे, स्कूल शुरू होने के बाद ही मिलेंगे। एज यू विश, चलता हूँ। कहते हुए अमित ने संजना के गाल पर किस किया। संजना ने तुरंत किचन समेटी। टाइम देखा, 3 बज चुके थे। 15 मिनट लेट कर तैयार होगी सोचकर वो बेड पर लेट गई। लेटते ही कुछ पल पहले अमित के साथ बिताए पलों ने उसे फिर आंतरिक खुशी दी कि कितनी खुश है वह, क्या बढ़िया जीवन जी रही है। अभी अपनी लेटेस्ट ड्रेस पहनेगी, लंबी रेड स्कर्ट के साथ ब्लैक टॉप, साथ में मैचिंग ज्वेलरी। किट्टी पार्टी में सभी उसकी ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करती नहीं थकती। उसे उन कुछ मूर्ख महिलाओं पर हंसी आती जिनकी यह कानाफूसी उसके कानों में पड़ती कि हाय बेचारी, कितनी अकेली है, कैसे जीती होगी, अपना समय कैसे काटती होगी। इन फुसफुसाहटों पर उसका मन होता कि वो जोर से ठहाका लगाए। वो और बेचारी, बिल्कुल नहीं, वो तो लाइफ एंजॉय कर रही है। कहाँ जरूरत है उसे पति नामक प्राणी की। फिर वो मन ही मन हंस कर उठकर तैयार होने लगी। तैयार होकर शीशे में देखा तो खुद पर इतरा उठी। फिर पर्स लेकर निशा के घर चल दी। पार्टी आज उसके घर पर ही थी। उसे देखते ही सब वाह वाह कर उठी। किट्टी पार्टी में लगभग 50 साल की 2-3 आंटियां भी थीं। सविता आंटी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, कैसी हो बेटा? एकदम ठीक, कहकर संजना औरों से मिलने लगी। सविता अब मंजू आंटी से कह रही थी, बेचारी किट्टी पार्टी में आ जाती है तो थोड़ा मन लग जाता होगा। हाय बेचारी। अपने बारे में हमेशा होने वाली इस टिप्पणी पर संजना मन ही मन इन कुंठित सोच वाली महिलाओं पर तरस खाती थी। फिर संजना ने पार्टी का पूरे मन से आनंद लिया। 5 बजते ही कई महिलाओं ने अपना अपना पर्स संभाल कर कहा, अब चलना पड़ेगा, अपना तो खाना पीना हो गया, पति और बच्चों के लिए तो जाकर बनाना ही पड़ेगा। एक ने कहा, अरे मुझे तो सास ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाना है जाकर। संजना आराम से बैठी थी, मन ही मन सोच रही थी कि बेचारी तो ये है, वो कितने आराम से जी रही है, जीवन के एक एक पल का भरपूर आनंद उठा रही है
और आगे भी उठाती रहेगी। सब चली गई। संजना भी उठ खड़ी हुई तो निशा ने कहा, तू बैठ न, तुझे क्या जल्दी है? मिनी के आने का समय हो रहा है, आज उसे पिज्जा और आइसक्रीम खिलाने ले जाना है। सुबह ही कह कर गई थी। कहकर निशा से विदा लेकर संजना बस स्टैंड की ओर चल दी। बस आई तो मिनी फुदकती हुई उसकी तरफ बढ़ गई। बोली, मॉम, आज बाहर चलेंगे ना? बिल्कुल, पहले चलकर कपड़े तो बदल लो। ठीक है मॉम। घर आकर मिनी को याद आया, अरे आज आपकी किट्टी पार्टी थी न? आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं। आपकी फ्रेंड्स आपकी नई ड्रेस देखकर क्या बोली मॉम? वे बोली, हाय बेचारी। कहकर संजना ने जोर से ठहाका लगाते हुए बेटी को सीने से लगा लिया।